Hello and welcome back everyone to chemistry classes. Today, continuing with the Gamma series, I will be starting with 2017 GATE chemistry paper. So, talking of the first question in this paper, see it is written here, consider n particles at temperature T, pressure P, volume V and chemical potential mu having energy E. The parameters that are kept constant for a canonical ensemble are. सी देखिए ये जो क्वेश्चन है ये स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। देखिए स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स और क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में सबसे ज्यादा डिफरेंस ये है, ये स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स इंडिविजुअल पार्टिकल्स को देखेगी और जो स्टैटिस्टिकल और जो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स है वो बल्क प्रॉपर्टीज को देखती है। मतलब स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स क्वांटम अप्रोच लाती है और जो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स है वो बल्क अप्रोच, मतलब कि जो जनरल अवेयरनेस में आता है, जनरल लुक में आता है, उसको देखती है। तो जैसे अगर हम सपोजिटली हम अगर इंडिविजुअल पार्टिकल्स की बात करें, सपोज हमको किसी भी सिस्टम या सराउंडिंग की प्रॉपर्टी को स्टडी करना है, तो सपोजिटली सिस्टम में बहुत नंबर ऑफ हमारे पास पार्टिकल्स हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हैं हमारे, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल पार्टिकल की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना पड़ेगा कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है और फिर उसे एवरेज आउट करके देखना पड़ेगा कि बल्क में क्या होता है, ठीक है। बट अगर हमारे पास एक सिस्टम है जिसपे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हम एक एक को देखें, ठीक है। एक एक को देखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। एनसेम्बल का कंसेप्ट यहीं से आया है कि आप एक काम कर सकते हैं कि इंस्टेंट कि आप इंडिविजुअल पार्टिकल को एक साथ देखें, आप इन्हें क्लब कर दीजिए। जैसे कुछ पार्टिकल्स को एक साथ क्लब कर दीजिए, इसको एक साथ क्लब कर दीजिए, इनको एक साथ क्लब कर दीजिए, ठीक है। और इनको क्लब करने के बाद जो टोटल और इनका जो प्रॉपर्टीज है उनको एवरेज कर लीजिए और वो जो प्रॉपर्टीज एवरेज होके आएगा वो आपका बल्क से करस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल पार्टिकल को ना देखते हुए उन पार्टिकल्स को आपस में क्लब कर रहे हैं, ठीक है। अब जब क्लब कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको ये चीज देखनी है कि इनकी एक एक्सटर्नल प्रॉपर्टी कम से कम, जब भी हम इनको क्लब कर रहे हैं और इन क्लब करने के बाद जो ये चीज बन रही है, जो मैंने ये बॉक्स बनाया है, उसको बोलते हैं माइक्रोस्टेट, ठीक है। ये एक माइक्रोस्टेट होगी, ये दूसरी माइक्रोस्टेट होगी, ये तीसरी माइक्रोस्टेट होगी। और जब भी हम कोई माइक्रोस्टेट बना रहे हैं तो एक चीज ध्यान में रखना ये है कि इनमें से इनकी एक कम से कम एक एक्सटर्नल प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। जैसे वॉल्यूम, वॉल्यूम एक एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है, तो कम से कम इनका वॉल्यूम सेम रहे, या फिर मास या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर n है, n भी एक एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है, n सेम रहे। तो जब हम इनको क्लब कर रहे हैं पार्टिकल्स को एक माइक्रोस्टेट में, तो एक प्रॉपर्टी ये होना चाहिए कि इनकी एक एक्सटर्नल प्रॉपर्टी, एटलीस्ट एक से ज्यादा भी हो सकती है, एटलीस्ट एक एक्सटर्नल प्रॉपर्टी तो सेम रहे, ठीक है। अब देखिए हम किसको किस तरह से क्लब कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, अगर आपने पढ़ा है कैनोनिकल एनसेंबल तो बहुत इजी से आप इसको कर सकते हैं, बट आई वांट कि यू शुड बी क्लियर ऑफ द कंसेप्ट कि व्हाई एन एनसेंबल इज इवन रिक्वायर्ड। देखिए एनसेंबल इसलिए रिक्वायर्ड है ताकि हम जो भी हमारे पास सिस्टम है, सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उनको कम करके उनके एवरेज प्रॉपर्टीज को स्टडी कर दें, ठीक है। माइक्रोस्टेट बना रहे हैं। अब जैसे सपोजिटली मैंने माइक्रोस्टेट बनाया, ये एक माइक्रोस्टेट है, ये एक माइक्रोस्टेट है, ठीक है। अब जब मैंने बहुत ज्यादा माइक्रोस्टेट्स को आपस में क्लब कर दिया, ठीक है, तो वो एक एनसेंबल बन गया, ठीक है। इंडिविजुअल जो स्मॉलर बॉक्सेस में बना रहा हूं वो करस्पॉन्ड कर रहा है माइक्रोस्टेट को, ठीक है। और जो इन माइक्रोस्टेट का क्लब बनाया है वो आ रहा है एनसेंबल। और एनसेंबल हमने क्यों ड्रॉ किया, एनसेंबल इज ग्रुप ऑफ माइक्रोस्टेट, ठीक है, ग्रुप ऑफ माइक्रोस्टेट, सो दैट हम इसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को स्टडी करके एवरेज आउट करके बल्क की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सके, ठीक है, बल्क की प्रॉपर्टीज को करस्पॉन्ड कर सके। अब जब सपोजिटली क्या किया मैंने यहाँ पर, इनमें जो माइक्रोस्टेट्स हैं इसमें मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम और इनकी एनर्जी कांस्टेंट लग दी। इनका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम, एनर्जी कांस्टेंट है, मतलब इसकी सभी की नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सभी माइक्रोस्टेट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, सभी माइक्रोस्टेट की वॉल्यूम सेम है और सभी माइक्रोस्टेट की एनर्जी सेम है। अगर इस तरह से मैंने एक एनसेंबल बनाया है तो उस एनसेंबल को बोलेंगे माइक्रो कैनोनिकल एनसेंबल, ठीक है, माइक्रो कैनोनिकल, ठीक है। अब मैं दूसरी तरीके से भी एक एनसेंबल बना सकता हूं। अब मैं माइक्रोस्टेट को क्लब इस तरह से कर सकता हूं कि सपोजिटली अभी मैंने यहां पर
एक एक्सटर्नल प्रॉपर्टी को सेम रखा, वॉल्यूम को मैंने सेम रखा, ये नंबर ऑफ पार्टिकल को भी मैंने सेम रखा। अब मैं क्या कर सकता हूं कि इनको आइसोलेट ना करके इनको आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में ला सकता हूं कि they are in thermal equilibrium. Instead of getting isolated, these microstates are in thermal equilibrium. अगर ये thermal equilibrium में है, इसका मतलब इनमें टेम्परेचर सभी का सेम हो जाएगा, ठीक है। अब टेम्परेचर सेम है, सेकेंड चीज वॉल्यूम भी मैंने सबकी सेम रखी है, ओके। और फिर मैंने क्या रखा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम रखे, मैं आई एम नॉट अलाउइंग देम टू एक्सचेंज ईच अदर, तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी सेम रखेंगे। और अगर मैं इस तरीके के माइक्रोस्टेट्स को आपस में क्लब करता हूं, जिन माइक्रोस्टेट्स में नंबर ऑफ पार्टिकल, टेम्परेचर और वॉल्यूम सेम है, उसको हम बोलेंगे कैनोनिकल। मतलब जस्ट वी आर स्किपिंग माइक्रो। तो अगर हमने इस तरह से माइक्रोस्टेट्स को क्लब किया है, तो जो एंसेंबल बनेगा उसको हम बोलेंगे कैनोनिकल एंसेंबल। और सपोजिटली मैं इसमें इक्विलिब्रियम लाता हूं, कौन सा इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। मैंने अलाउ कर दिया कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो एक्सचेंज हो सकते हैं, एक ओपन सिस्टम मैंने बना दिया इसको। तो अब माइक्रोस्टेट्स में क्या पॉसिबल है कि इनकी केमिकल पोटेंशियल जो है वो सेम हो जाए। इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज I am letting them have their chemical potential same. I am letting them move from one microstate to another. So इस केस में अगर इस तरह का एंसेंबल बना है, इस तरह के हमने माइक्रोस्टेट्स को क्लब किया है, तो हम इसको बोलेंगे ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल या फिर माइक्रो कैनोनिकल, ठीक है। तो अभी जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि कैनोनिकल एंसेंबल में क्या होगा, एक है माइक्रो, एक है नॉर्मल कैनोनिकल और एक है मैक्रो या ग्रैंड। तो जो नॉर्मल वाले में अभी हमने देखा था कि हमने उसमें थर्मल इक्विलिब्रियम को अलाउ किया था, यानी कि टेम्परेचर सेम रहेगा। तो अगर हम देखें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम रहेगा, इसलिए इसका आंसर होगा ए। कैनोनिकल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है। देखिए इसमें टेम्परेचर तो एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, तो वो गई। दो प्रॉपर्टीज जो एक्सटर्नल है उनको हमने सेम रखा है, कम से कम एक एक्सटर्नल प्रॉपर्टी को हमको सेम रखना ही है, ठीक है, कम से कम एक को। इसीलिए जैसे सपोजिटली ग्रैंड कैनोनिकल है, ग्रैंड कैनोनिकल में देयर आर टू इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, केमिकल पोटेंशियल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, देन टेम्परेचर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बट वॉल्यूम इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एटलीस्ट एक एक्सटर्नल प्रॉपर्टी जो है वो सेम होनी चाहिए, तभी हम एक एंसेंबल ये बना सकते हैं, तभी हम डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो स्टेट्स को क्लब कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया ए। यू शुड अंडरस्टैंड व्हाई वी आर डूइंग इट, व्हाई एंसेंबल इज इवन रिक्वायर्ड। इसलिए है ताकि हमारा काम इजी हो जाए, ताकि हमको सभी पार्टिकल्स को न देखने पड़े, हम माइक्रो स्टेट को देखें, उनको क्लब करके उनकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करें, ठीक है। अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट ऑर्थो हाइड्रोजन। देखिए अगर आपको इसका आंसर आता है तो बहुत इजीली आप विद इन 30 सेकेंड्स का आंसर सिमेट्रिक एंड ऑड दे देंगे। और जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये एक बहुत ज्यादा डिस्कशन रिक्वायर करता है, हम इस पे अलग से वीडियो बनाएंगे अगर, क्योंकि मैं इसको अभी यहाँ पर डिस्कस करना शुरू करूंगा तो इट विल टेक द होल वीडियो, पूरी वीडियो इससे में चली जाएगी। वी आर ट्राइंग कि हम इस पे एक अलग से वीडियो बनाएं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, एक नया कंसेप्ट है। कंसेप्ट इस चीज पे बेस है कि जो अल्टीमेटली हमारे पास वेव फंक्शन है, वो हमारे पास दो का क्लब है। एक होता है हमारा कोऑर्डिनेट वेव फंक्शन, जो जनरल नॉर्मल वेव फंक्शन हम स्टडी करते हैं, और एक होता है न्यूक्लियर स्पिन वेव फंक्शन। किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के लिए दो चीजों का होता है, मतलब एटम के लिए कि इसका कोऑर्डिनेट वेव फंक्शन मल्टीप्लाई बाय उसका न्यूक्लियर वेव फंक्शन विल गिव द टोटल वेव फंक्शन। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो इस पे बेस्ड है, एंड इट इज अ वेरी लेंथी क्वेश्चन। अगर हम इसको डिस्कस करेंगे, जनरली अगर आपको याद है कि ऑर्थो हाइड्रोजन का क्या है, तो ऑर्थो हाइड्रोजन का सिमेट्रिक एंड ऑड है। वी विल बी कवरिंग इट इन सम अदर वीडियो, इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसको पूरे अच्छे से क्लियर करेंगे। सो आई एम स्टेपिंग टू द थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है, इट इज रिटन हियर कि m1 एंड m2 आर स्लोप्स dp by dt बनाया है कि dp by dt का कोई इक्वेशन है, उसकी स्लोप है फॉर सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, ओके, सॉलिड लिक्विड का एक इक्विलिब्रियम है, उसका ये स्लोप है, ठीक है, m1 एंड m2 इन प्रेशर टेम्परेचर फेज डायग्राम ऑफ H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पेक्टिवली। यानी कि m1 जो है वो है H2O का, और जो m2 है वो है कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है, प्रेशर इज लेस देन 10 एटमोस्फेयर, द वैल्यू ऑफ m1 एंड m2, दे आर आस्किंग कि स्लोप की वैल्यू क्या है। देखिए अगर आपको ये अच्छे से याद है, ये इक्वेशन याद है, तो आप इसको करेंगे कि dp by dt इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय टी डेल्टा बी। ओके, ये जनरल इक्वेशन है। तो देखिए अगर आपको ये इक्वेशन याद है तो इट इज वेरी वेल एंड गुड। जनरली सपोज क्या है, अगर मेरे पास p वर्सेस t का कोई भी ग्राफ अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो अगर मैं उसका dp by dt ड्रॉ करता हूं, तो अल्टीमेटली दैट विल बी इक्वल टू द स्लोप। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं किसी भी मॉलिक्यूल किसी भी इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा एस बाय टी डेल्टा बी कैलकुलेट करूं, तो वो उसके स्लोप के बराबर है। अब ये सेम चीज हमको कैलकुलेट करनी है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। देखिए अगर आपको ये याद है इट इज गुड, पर जनरली अगर सपोजिटली मैं होता यहाँ पर, तो मेरे को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होता कि भाई साहब कहीं इसमें नेगेटिव तो नहीं है। मुझे हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पर ये पॉजिटिव या था या नेगेटिव था, कहीं ये इक्वेशन माइनस डेल्टा एच बाय टी डेल्टा बी तो नहीं थी। तो जब भी मुझे ऐसा कंफ्यूजन आता है तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसका फॉर्मूला ही डिराइव कर लेता हूँ। ठीक है, इट विल नॉट टेक मच टाइम, बहुत जल्दी से ये फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। जैसे हमारे पास इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम। और जब भी केमिकल इक्विलिब्रियम होता है तो इसका मतलब केमिकल पोटेंशियल इक्विलिब्रेट कर रहा है। तो केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद केमिकल पोटेंशियल लिक्विड का। ठीक है, चेंज इन केमिकल पोटेंशियल हमने ये सेम रख दिया। अब हमको पता है इसका फॉर्मूला, क्योंकि केमिकल पोटेंशियल और गिब्स फ्री एनर्जी सेम हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Vs Pp माइनस सॉलिड का dt विल बी इक्वल टू V लिक्विड Pp माइनस S लिक्विड dt। क्या किया मैंने, बस dg का ये फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, dg क्या होता है, V dp माइनस S dt। अब सिमिलरली सॉलिड के लिए क्या हो जाएगा, V S हो जाएगा और S भी सॉलिड के लिए हो जाएगा। और यहाँ पर V जो है लिक्विड के लिए और एंट्रोपी भी लिक्विड के लिए। तो क्या करना है, बस हमको रीअरेंज करना है इसको, dp को साथ में लेके आएंगे। तो dp जो है वो साथ में आया, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, Vs माइनस V लिक्विड, और यहाँ पर माइनस dt को वहां लेके जाएंगे, तो ये माइनस लेके गए तो अल्टीमेटली वहां पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या जाएगा, ये dt को अगर क्लब किया तो ये हो जाएगा S सॉलिड माइनस S लिक्विड। और हमको यही चाहिए था, हमको सॉलिड से लिक्विड का इक्विलिब्रियम चाहिए था। तो dp डेल्टा v सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू dt डेल्टा S सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, और ये आ जाएगा dp by dt will be equal to delta S by delta V। एंड हमको पता है कि डेल्टा S इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा S will be delta H by T। तो अल्टीमेटली हमको ये आज का फॉर्मूला मिल गया कि dp by dt is delta H by T delta V। इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव ही है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सेम को सिमिलर इसको हमको कैलकुलेट करना है वाटर के लिए, और हमको कैलकुलेट करना है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या है कि जनरली जब भी हम सॉलिड से लिक्विड जाएंगे तो हर पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम का डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए हमको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, और चेंज इन वॉल्यूम देखेंगे तो सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए जनरली वॉल्यूम चेंज जो है वो पॉजिटिव ही होता है। ओके, क्योंकि लिक्विड हैज हायर, क्योंकि लिक्विड की जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो जनरली कम होती हैं और सॉलिड की ज्यादा होती हैं, तो लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो हायर होता है सॉलिड से। तो इसलिए अगर हम सॉलिड से लिक्विड जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो अगर मैं इसको कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कैलकुलेट करूं तो क्या होगा, डेल्टा एच भी पॉजिटिव, डेल्टा बी पॉजिटिव, टी तो पॉजिटिव ही है क्योंकि चेंज नहीं है, इट इज एब्सोल्यूट टी, तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो स्लोप है वो आएगा पॉजिटिव, यानी कि हमारा जो M2 है वो आएगा पॉजिटिव। ठीक है, सिमिलर अगर हम इसको कैलकुलेट करें वाटर के लिए, तो वाटर के लिए क्या हो जाएगा, वाटर के लिए भी देखिए क्योंकि सॉलिड से लिक्विड जाना है तो हमको हीट तो देनी पड़ेगी। ठीक है, बट वाटर में एज वी नो कि वाटर एक्सपेंड्स, कि वाटर का जो सॉलिड का जो वॉल्यूम रहता है वो रहता है मोर देन दैट ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो इसीलिए जब वो लिक्विड पे जाएगा तो इसका जो वॉल्यूम चेंज है वो नेगेटिव हो जाएगा, और अल्टीमेटली अगर एक चीज नेगेटिव होगी तो पूरा स्लोप ही नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए वाटर के लिए जो स्लोप है वो नेगेटिव है। ठीक है, M1, तो यानी कि M1 विल बी लेस देन 0 फॉर वाटर एंड M2 विल बी ग्रेटर देन 0, एंड दैट करस्पॉन्ड्स टू ऑप्शन डी।
कि m1 इज लेस देन 0 एंड m2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर आपको डाउट आता है कि आपका जो फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पर नेगेटिव का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपको डाउट था कि यार नेगेटिव, अगर आपने नेगेटिव यहाँ लगाया, अगर अगर वो अगर वो नहीं था तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर वो रिवर्स हो जाएगा। इसलिए अगर आपको कहीं डाउट आता है कि मेरा ये इक्वेशन सही है या नहीं, टेक योर टाइम, ड्रॉ इट, आप डिराइव कीजिए अपनी इक्वेशन को वहीं पर, एटलीस्ट गेट श्योर कि आपका जो आंसर है वो सही है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। ओके, नाउ स्टेपिंग टू फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन इज द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन। अब हमको के दे दिया रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, दैट इज इक्वल टू 1.25 into 10 to the power minus 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब भी रेट कांस्टेंट दिया है तो सबसे पहली चीज हम क्या देखते हैं, यूनिट्स। रेट कांस्टेंट अगर दिया है, सबसे पहली चीज देखिए यूनिट्स, क्योंकि यूनिट इज द वे बाय विच वी कैन नो द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। इसका ऑर्डर क्या है, क्यों, क्योंकि हमें पता है रेट, जो भी रेट है रिएक्शन का, दैट इज इक्वल टू के इंटू ए की कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर समथिंग, जो भी ए है या बी है, समथिंग रेज़ टू पावर समथिंग, जो इसका ऑर्डर है। ठीक है, और रेट का हमको यूनिट पता है, रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अल्टीमेटली के, और ये ए है। ठीक है, और अगर हमको के का यूनिट पता है, के का यूनिट भी यहाँ पर मोल पर लीटर पर सेकेंड ही है, तो अल्टीमेटली यूनिट्स कट जाएंगे। अगर यूनिट कट गए तो इसका मतलब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन की कोई भी टर्म नहीं है। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन का कोई भी टर्म नहीं है तो यानी कि जीरो है। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन जीरो नहीं है, मतलब एन जीरो है, मतलब एन जीरो है। इसका मतलब दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, ये चीज हमको क्लियर होगी बाय यूनिट्स कि दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो कह रहे हैं द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन इज दिस, द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कन्वर्जन। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमको पता होना चाहिए कि इसका जो रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन है एज द टाइम प्रोसीड कैसे चेंज होती है। तो दिस वी ऑल नो कि बाय केटी। ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग। अब ये चीज यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पर नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन अल्टीमेटली जो है वो कम होती रहेगी, इनिशियली से कम होती रहेगी। तो दिस इज अ बिगर फैक्टर, तो इसे कम ही करनी है, हमको ऐड नहीं करनी। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती नहीं रहेगी, कम होती रहेगी, तो नेगेटिव आएगा अगर आपको नेगेटिव साइन में कंफ्यूजन है तो। ठीक है, अब हमको चाहिए कि कौन से टाइम पे ये कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट इस पे होगी जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो ए है वो हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बचा ही नहीं कुछ, हमारे रिएक्टेंट कुछ भी नहीं बचा, तब हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। और तब अल्टीमेटली देगा कि ए नॉट विल बी इक्वल टू के, एंड वी हैव टू फाइंड द टाइम, टाइम विल बी इक्वल टू के बाय concentration at initial time. So this is giving us 1.25 into 10 to the power minus 4 moles per liter per second divided by the initial concentration was 0.25. तो अगर 0.25 they have given in molar, तो moles per liter, तो moles per liter हट जाएगा। We have done something wrong, क्योंकि टाइम की जो यूनिट है वो गलत आ रही है। So what we have done wrong is T will be equal to A naught by K. Okay, यूनिट से भी हमको क्लियर हो सकता है। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखिए, यूनिट्स हमेशा याद रखनी है। 0.25 इंटू, मतलब 0.25 इंटू यूनिट्स जो है मोल पर लीटर। ओके, एंड के की यूनिट्स थी तो ये आएगा 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब मोल पर लीटर सेकेंड कैंसिल, मोल पर सेकेंड कैंसिल, तो दैट विल गिव अस सेकेंड जाएगा उधर, 10 टू पावर माइनस 4 था, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर 4 और 0.25 बाई 1.25, तो ये हमें क्या देगा, 0.25 divided by 1.25, that is giving us 0.2 into 10 to the power 4, so that means it is 2000 seconds.
से आई विल नॉट कट द पार्ट विच आई डिड रॉन्ग, क्योंकि अल्टीमेटली हमको इससे ये चीज भी पता चलती है कि अगर हम यूनिट्स को साथ लेके चले तो अगर हम कहीं सपोजिटली जल्दबाजी में वहां पर गड़बड़ कर रहे हैं तो हमको पता चल जाएगी कि यू हैव डन सम मिस्टेक हो गई। तो यूनिट्स की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि अगर आप यूनिट्स को साथ लेके चलेंगे तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर है वो मोर करेक्ट हो जाएगा। आप 100% श्योर हो सकते हैं कि आंसर हमारा सही है। तो यूनिट्स भी साथ साथ लिखिए किसी भी क्वेश्चन के लिए। आई एम नॉट गोइंग टू कट द पार्ट आई डिड रॉन्ग। ओके, अब आया है सेकंड फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये कह रहे हैं कंसिडर एन आइडल गैस of volume V, temperature T and pressure P, the entropy of the gas is S and the partial derivative dP by ds is equal to what? See, this is about Maxwell equations. ठीक है, अब देखिए Maxwell equation को याद करने का मेरा तरीका क्या है। मैं जैसे हमें पता है कि PV is equal to nRT है, इनको अगर मैं 1 मानो तो PV is equal to RT है। तो हमारे सर ने इसको हमें अच्छे से याद करवाया था कि आपको कैसे याद रहने चाहिए ये। तो इंस्टेड ऑफ R I will be using S, so PV is equal to ST। ठीक है, और एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जब P और S अगर हम साथ में लिखेंगे डेरिवेटिव में तो नेगेटिव साइन लेके आना। ठीक है, अगर dP by ds लिखते हैं तो नेगेटिव करो dt by dP। क्या किया मैंने, सभी की जगह डी लगा दिया, सभी के इनिशियली में डी लगा दिया, डीपी डीवी डीएस डीटी। मैं डीपी और डीएस को साथ ले लिया और डीटी बाई डीवी को साथ ले लिया, और जब भी पी और एस साथ में आएगा तो नेगेटिव। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशंस। ठीक है, सपोजिटली मुझे वी और एस का निकालना था मैक्सवेल इक्वेशन, तो क्या आता, वो आता है डीवी बाई डीएस इज इक्वल टू, क्योंकि वी और एस है तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा, टी और पी है तो वो आ जाएगा dt बाई डी पी। ठीक है, अब हमको ये चीज भी देखनी है यहाँ पर कि कौन सी चीज को कांस्टेंट रखा है। अब देखिए dp बाई ds में वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है, इसको कांस्टेंट रखा है, और इसमें अल्टीमेटली s कांस्टेंट रखा है। ठीक है, इसमें हमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना है और उसमें हमको, ठीक है, dp बाई सिमिलर dv बाई ds है। तो ये इस तरह से हम मैक्सवेल इक्वेशन को निकाल सकते हैं। केवल pv इज इक्वल टू rt को pv इज इक्वल टू st लिखना है, और ये चीज याद रखना है कि जब भी dp d और s अगर साथ में लिखे गए हैं, चाहे वो ऊपर क्यों ना हो, जैसे चाहे वो ds बाई dp क्यों ना हो, ठीक है, तब भी आपको नेगेटिव साइन लगाना है। ठीक है, नेगेटिव साइन लगाना है। अगर वो p और s साथ में नहीं है तो नेगेटिव साइन नहीं लगाना है। तो दिस इज अ वेरी इजी वे by which you can remember Maxwell equation, and this is not my innovation, this is innovation of my teacher, जिनसे मैं आपको ये, इनके थ्रू मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज द क्रेडिट गोज टू माय टीचर ओनली। हम सिक्स्थ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ L इज। देखिए जब हम पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स ड्रॉ करते हैं तो जो लोएस्ट इसका क्वांटम नंबर रहता है उसमें, ठीक है, इस तरह की वेव बनती है अगर ये टोटल एल लेंथ है। ठीक है, इसमें हाफ वेव बनती है, अगर आपको याद हो ये हाफ वेव है, फुल वेव होगी इस तरह से। ठीक है, अगर लैम्डा है दिस इज हाफ वेव, तो हम इस तरह से याद करते हैं कि एन लैम्डा बाय 2। एन लैम्डा इसलिए कि नंबर ऑफ एन के साथ लगाया है, एन इसलिए लगाया है कि नंबर बढ़ता रहेगा, चेंज होता रहेगा। ठीक है, लैम्डा बाय 2 इसलिए इनिशियली हाफ वेव आ रही है, दैट विल बी इक्वल टू the length of the box. Length of the box is initially having lambda by 2. ठीक है, अब जो lambda है वो अल्टीमेटली आएगा 12 by 9। देखिए जब हम इसको क्वांटम मैकेनिक्स डिस्कस करेंगे और पार्टिकल इन द बॉक्स डिस्कस करेंगे, वी विल मेक इट मोर क्लियर कि किस तरह से lambda by 2 आया है। तो जनरली अगर आपको याद है कि लास्ट जो उसका फर्स्ट क्वांटम है, फर्स्ट क्वांटम करस्पॉन्ड्स टू lambda by 2। अगर हम n को 1 पाए तो ये lambda by 2 है। ठीक है, और लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू एल। ठीक है, यानी कि एन लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू एल, और अल्टीमेटली 2l by n आ जाता है इसका आंसर। सो दिस इज ऑल बेस्ड ऑन वेदर यू हैव स्टडीड दिस क्वांटम मैकेनिकली, अच्छे से आपने पार्टिकल इन द बॉक्स को स्टडी किया है या नहीं, उस पे बेस्ड है। थोड़ा रिमेंबर वाला क्वेश्चन है कि आपको याद होना चाहिए कि ये इसका वेवलेंथ इस तरह से है। ठीक है, अब देखिए नंबर 7th क्वेश्चन देखिए, द डिपेंडेंसी ऑफ रेट कांस्टेंट दिया है
इस तरह से कि log नेचुरल k दिया है that is equal to minus 5000 k by t plus ओके इसको हम इजीली कर सकते हैं रिलेटिंग इट विद आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन क्या है? k is equal to a e to the power minus a by r t ओके और अगर हमें log नेचुरल इसका लें तो क्या हो जाएगा? log नेचुरल इज इक्वल टू log नेचुरल a e के साथ लगाएंगे log नेचुरल तो अल्टीमेटली कैंसिल अप हो जाएगा माइनस ए बाय आर टी ओके। इसका मतलब इन्होंने हमको अगर हम इसको कंपेयर करें दिस विल बी अ कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट करेस्पॉन्ड्स टू 10 और दिस होल फैक्टर करेस्पॉन्ड्स टू दिस। इसका मतलब देखिए माइनस भी है टी भी है टी भी है, इसका मतलब ए बाय आर विल बी इक्वल टू 5000 के और ये कह रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है तो अल्टीमेटली ए विल बी इक्वल टू 5 into 10 to the power 3 k into r which we will draw in joules तो 8.314 joules per kelvin per mole ओके केल्विन से केल्विन कट गया अल्टीमेटली दिस विल गिव अस 5 into 8.314 joules into 10 to the power 3 तो किलो joules per mole ठीक है। और ये हमको आंसर भी इसका किलो जोल पर मोल पे ही देना है ठीक है। इट इज गिवन कि आंसर किलो जोल पर मोल में होना चाहिए 10 टू पावर 3 वाले फैक्टर को उसके किलो जोल्स में ही हमको उसको क्लब करना पड़ेगा। 5 into 8.3414 अगर हम लिखें तो दैट विल कम एज 41.5 सो 41.57 विल बी आवर आंसर। इजी है, इजी क्वेश्चन है, बस हमको आर्हेनियस इक्वेशन पता होनी चाहिए और लॉग नेचुरल लगाना है और फिर हम इसको रिलेट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या गिवन है कि हमको जो आंसर है वो किलो जूल पर मोल में देना है तो यूनिट भी देखना है कि किस यूनिट में हमको आंसर को देना है ठीक है। 8th क्वेश्चन अगर हम देखें द लोवेस्ट एनर्जी ऑफ अ क्वांटम मैकेनिकल वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर इज 300। अब लोवेस्ट एनर्जी देखिए क्वांटम मैकेनिकल में अगर हम ऑक्सीलेटर की बात करें तो उसका जो एनर्जी करेस्पॉन्ड करती है वो करती है v प्लस हाफ इंटू एच ओके और जिसका लोवेस्ट लेवल होता है उसमें v होता है 0 ठीक है ग्राउंड लेवल तो इसको हम बोलते हैं 0 पॉइंट एनर्जी दैट इज हाफ एच ठीक है। और इन्होंने ये दिया है, इन्होंने हमको एच नहीं दिया, इन्होंने हमको दिया है लोवेस्ट एनर्जी ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल, लोवेस्ट एनर्जी दी है हाफ एच दिया है विच इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर इनवर्स ओके। तो इसका आंसर अब सेंटीमीटर इनवर्स में ही पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि एनर्जी ऑफ द नेक्स्ट हायर लेवल यानी कि v इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू 1 यानी कि ev विल बी इक्वल टू 3/2h। हमको हाफ एच दिया है ठीक है, हमको 3/2 निकालना है यानी कि मल्टीप्लाई बाय 3 करना है तो 300 दैट विल बी इक्वल टू 300 into 3 that is 900 centimeter inverse question. So this was all about 8th question. So we will be doing the next question in the next part. Thank you so much for watching this channel.